क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, और जिसका पार्ट नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। हमारी जो अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया की बात कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में 2 नंबर आती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इसको पेरोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो अभिक्रियाएं होती है वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी बोल सकते हैं, इसे ख़रास प्रभाव भी बोल सकते हैं। और इस पर मार्कोनिकोफ के विपरीत उत्पाद प्राप्त होता है, इसीलिए विपरीत प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकोफ का नियम भी कहते हैं। पेपर में इस तरीके से मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया से कोई नहीं पूछता। या तो पूछेंगे ख़रास प्रभाव से आप क्या समझते हो, या पेरोक्साइड प्रभाव को समझाइए, और या फिर एंटी मार्कोनिकोफ के नियम से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो क्वेश्चन यहाँ से उठने वाला है, तो इसलिए हमें ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने लिखी है। अब देखो, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, और वो फ्री रेडिकल ही क्या करता है? पहले योग करता है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो, हमारे पास में एसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये एल्कीन है हमारे पास, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्रोपीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोपीन। और प्लस में HBr, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये नेगेटिव में रहता है और ये पॉजिटिव में। इसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया करवाने के दौरान CH3, CH2 और CH2Br ये प्रोडक्ट बनता है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार। अब देखो, यहाँ पर मार्कोनिकोफ ने तो ये कहा था, अपनी जो 3 लाइनों की स्टेटमेंट दी थी उसमें, कि हम किसी भी असमित एल्कीन के साथ HBr की अभिक्रिया करवाते हैं, या हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं, या फिर HCl की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा होंगे वहाँ तो क्या जाएगा? धनायन जाएगा, और जो हाइड्रोजन परमाणु कम है वहाँ कौन जाएगा? ऋणायन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? उसके विपरीत हो रहा है। विपरीत हो रहा है, तो हम हाइड्रोजन को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, और हम Br को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है। तो इसीलिए उसके विपरीत होता है, उसके विपरीत ही स्टेटमेंट होती है, विपरीत ही प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। क्या बोल दिया जाता है? एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। और जिसके अंदर हम प्रोपीन के हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें पूरा कंप्लीट, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। क्या होता है? 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, या श्रृंखला प्रारंभन पद बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं चेन इनिशियल स्टेप। क्या बोलते हैं? चेन इनिशियल स्टेप। ठीक है, ये स्टेप क्या करता है? श्रृंखला को प्रारंभ करता है। क्या करता है? श्रृंखला को प्रारंभ करता है। अब देखो, ये पेरोक्साइड है, ठीक है, इस पेरोक्साइड को लिया जाता है, तब यहाँ पर क्या करते हैं? ये पेरोक्साइड की उपस्थिति ली जाती है इसके अंदर, और इसीलिए उपस्थिति ली जाती है तो ये क्या करता है? इसको जुड़ने की जो कंडीशन होती है वो उसके विपरीत हो जाती है, तो इसीलिए इसको पेरोक्साइड प्रभाव बोला जाता है। अब देखो, ऑक्सीजन के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड है, और यहाँ पर इन दोनों की विद्युत ऋणता भी बराबर है, तब हम विखंडन करवाएंगे तो क्या होगा? समास बंध विखंडन होगा।
और समास बंध विखंडन होगा तो इनका समान रूप से विभाजन हो जाएगा। विभाजन होगा तो RO फ्री रेडिकल बन जाएगा और इसके आगे 2RO लगा देंगे। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, श्रृंखला को प्रारंभ करता है, चेन को स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चेन इनिशियल स्टेप या श्रृंखला प्रारंभन पद। दूसरा आता है श्रृंखला संचरित पद। क्या होता है, श्रृंखला संचरित पद या फिर बोला जा सकता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप क्या बोलते हैं, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है, ये क्या, इसके अंदर क्या होता है, ये बना हुआ फ्री रेडिकल आता है प्लस किसकी उपस्थिति में विक्रिया करवाई जाती है, हमेशा वो लिया जाता है, उसकी रिएक्शन जिसके साथ करवाई जाती है उसको लिया जाता है। तो यहाँ HBr ले लेंगे, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, ROH बन जाएगा और Br किस में चेंज हो जाएगा, फ्री रेडिकल में। तो इस RO फ्री रेडिकल ने क्या किया, इस श्रृंखला को आगे बढ़ा दिया, आगे स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, श्रृंखला संचरित पद। अब देखो इसमें फ्री रेडिकल इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ये अपना ये इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा और ये Br फ्री रेडिकल के रूप में रह जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, Br फ्री रेडिकल जो है वो क्या करेगा, एल्कीन के साथ में विक्रिया करेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लेंगे और ये लेकर के इसके साथ में Br फ्री रेडिकल की विक्रिया करवाएंगे और Br फ्री रेडिकल की विक्रिया करवाने पर CH3 CH CH2 Br, ये Br इसके साथ जुड़ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो वैसे भी आप सभी जानते ही हो, फ्री रेडिकल भी मैं करवा के आई हूँ, पीछे भी मैंने बोला था ये सारी चीज़ें अपने बार बार काम आएंगी। अब देखो ये फ्री रेडिकल यहाँ आए तब अच्छा है या यहाँ आए तब अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ आए तब अच्छा है क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से। तो यहाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके पश्चात ये बनी हुई श्रृंखला वाला फ्री रेडिकल लेंगे और CH2 Br और इसके साथ में वापस क्या करवाएंगे, HBr की विक्रिया करवाएंगे और HBr की विक्रिया करवाने पर ये H इसके साथ चला जाएगा, CH3 CH2 और CH2 Br ये बन जाएगा। ठीक है, और ये जो Br है वो Br फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकल जाएगा, Br फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये Br फ्री रेडिकल यहाँ बन गया, ये वापस क्या करेगा, नई एल्कीन के साथ फिर अभिक्रिया करेगा, फिर एल्किल हैलाइड बनेगा। तो इसी प्रकार ये श्रृंखला संचरित होती रहती है, यह श्रृंखला चलती रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, श्रृंखला संचरित पद। फिर उसके बाद में लास्ट स्टेप आता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद या फिर इसको बोल सकते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोल सकते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, श्रृंखला समापन पद के अंदर क्या होता है, जो बने हुए फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में विक्रिया करके श्रृंखला को समाप्त कर देते हैं। RO फ्री रेडिकल के साथ में विक्रिया करके वापस पेरोक्साइड का निर्माण करता है और इस श्रृंखला को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ये था एंटी मार्कोनिकोव का नियम या खरास प्रभाव या फिर पेरोक्साइड प्रभाव बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, श्रृंखला प्रारंभन पद में फ्री रेडिकल बनता है और वो फ्री रेडिकल आगे अन्य फ्री रेडिकल का निर्माण करता है और ये फ्री रेडिकल एल्कीन के साथ योग करता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया
3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनता है, दूसरे स्टेप में एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल में चेंज कर देता है, और तीसरे स्टेप के अंदर बने हुए फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डिंग करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारी योगात्मक अभिक्रिया का जो सेकंड पार्ट है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारी जो तीसरी योगात्मक अभिक्रिया आती है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं तो 3 नंबर आती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो, नाभिक स्नेही योगात्मक का मतलब है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड वाला ही कंपाउंड होगा, और वो भी कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप बोल सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन को शो करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप वाले या कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो इस अभिक्रिया को शो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नाभिक स्नेही जो होता है वो एल्कीन के साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ योग करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ योग करता है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब हमने यहाँ पर R और H लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और अगर हमने यहाँ पर RR लगा दिया तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके साथ HCN का योग करवाते हैं, तो ये नेगेटिव और ये क्या रहता है, पॉजिटिव में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस पे पॉजिटिव और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, CN, और इस पर क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर किसका निर्माण होगा, साइनोहाइड्रीन का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रीन का निर्माण हो जाएगा। कैसे हुआ, हमारे पास यहाँ पर HCN था और HCN को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की आने के पश्चात यहाँ पर क्या करवाएंगे, हम CN का योग करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करवा रहे हैं, और नाभिक स्नेही योगात्मक में पहले हम नाभिक स्नेही का योग करवाएंगे। तो नाभिक स्नेही का योग करवाएंगे तो ये कार्बन है, इसके साथ CN जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। फिर लास्ट में जाकर के ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा और इस तरीके से O के साथ H जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। तो नाभिक स्नेही योगात्मक जो अभिक्रिया होती है वो एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड जो होते हैं वो शो करते हैं। जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में HCN का योग करवाते हैं तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रीन बनता है। कैसे बनता है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो HCN जो होता है वो धनायन ऋणायन में टूट जाता है, और धनायन ऋणायन में टूटने पर ये नाभिक स्नेही में बदल जाता है, और नाभिक स्नेही का ही सबसे पहले यहाँ योग होता है, क्योंकि हम अभिक्रिया क्या कर रहे हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कर रहे हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का विषमास बंध विखंडन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, और जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके साथ CN जुड़ जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके साथ H पॉजिटिव जुड़ करके क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो योगात्मक अभिक्रिया थी वो 3 प्रकार की थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, मुक्त मूलक योगात्मक और नाभिक स्नेही योगात्मक, तीनों कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट योगात्मक अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम विलोपन अभिक्रिया को शुरू करेंगे। धन्यवाद।